Assalamu alaikum viewers. Muhammad Ajmal Jat is here. Today we are going to discuss Whitestone Bridge, which is also called slide wire bridge. What is slide wire bridge? Definition is an electrical circuit that is used to measure the value of unknown resistance is called Whitestone Bridge. आपके पास वेटस्टोन ब्रिज ये एक साइंटिस्ट है चार्ल्स वेटस्टोन, उसने इसको डिवाइस किया है एंड इसको इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया है वेटस्टोन ब्रिज। आप फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास जो वेटस्टोन ब्रिज है इसमें 4 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है एक बैटरी के साथ, और जिसमें इसके लूप बन रहे हैं ए बी सी डी, जिसको हम कंस्ट्रक्शन में डिस्कस करेंगे। जी, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि हमारे पास स्लाइड वायर ब्रिज है। दिस सर्किट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4 connected in such a way that they form a loop A B C D A। आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि आपके पास एक सर्किट बना हुआ है जिसको आप स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं। ये चार्ल्स वेटस्टोन ने इस तरह अरेंज किया है कि इसके सेंटर में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है जिसकी रेजिस्टेंस आर जी होगी और इसके अंदर जो करंट पास होगा वो आई जी होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास है ए और बी के दरमियान में रेजिस्टेंस R1 है, बी और सी के दरमियान में रेजिस्टेंस R2 है, डी सी के दरमियान में R3 है, सॉरी R4 है, और ए डी के दरमियान में R3 है। ये एक क्लोज लूप बन रहा है जिसके दरमियान में आप देख सकते हैं ये क्लोज सर्किट बन रहा है जिसके दरमियान में आप देख सकते हैं आपके पास करंट I1 है, ये वाला करंट I2 है और नीचे वाला करंट I3 है। तो इसका मतलब 3 लूप्स हैं आपके पास इसमें। तो 3 लूप्स हैं और एक क्लोज सर्किट भी है और इसके अंदर मल्टीपल रेजिस्टेंस भी हैं। तो हम इस पे कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? ओहम लॉ तो अप्लाई नहीं कर सकते। ओहम लॉ एक बैटरी और एक ही रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे जो है हम किरचॉफ सेकंड रूल यूज़ करेंगे जिसको आपने प्रीवियस स्टडी में किया है, प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि आपके पास एक इसमें बैटरी जो अप्लाई की है, आप बैटरी ऑफ EMF E इज़ कनेक्टेड बिटवीन A एंड C, A और C के दरमियान में एक बैटरी अप्लाई कर दी एंड सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज़ कनेक्टेड बिटवीन B एंड D। बी और दरमियान डी के दरमियान में आप देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर अटैच किया है। इस सेंटर में ही गैल्वेनोमीटर क्यों अटैच किया है? ये हम एक बैलेंसिंग करने के लिए, ताकि जो है ये लूप्स जो हैं ये बैलेंसिंग हो, इन सब पे वोल्टेज जो है हर बैलेंस में वोल्टेज जो ड्रॉप हो तो इसको एक बैलेंसिंग फॉर्म में लेके आएंगे और हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो है हम करंट को जो पास करवाएंगे वो इक्वल टू 0 होगा। जो हमारे पास आई जी करंट है, गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट पास नहीं होगा। जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 शो करेगी तब हम इनके लूप्स में करंट शो करेंगे, लूप में जो है करंट को फाइंड करेंगे, करंट की डायरेक्शन को देखेंगे, करंट 1 के लिए इक्वेशन बनाएंगे, करंट 2 के लिए इक्वेशन बनाएंगे और करंट 3 के लिए। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है। इसकी वर्किंग कैसे करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले आप देखें कि आपने जो कंडीशन देखी थी, पहली कंडीशन क्या थी कि एक सर्किट को ड्रा करना है KVL में। दूसरी आपने कंडीशन क्या थी कि इनको लूप्स बनाने हैं, A B C D A है, तो आपके पास पहला लूप है वो A B D A है और दूसरा लूप आपके पास है B C D है, ठीक है। इसी तरह आप इनके लूप्स बना सकते हैं। फिर आपने तीसरा काम क्या करना था? करंट की डायरेक्शन लेनी है। करंट की डायरेक्शन आपको पता है कि आपने ये लिया, ये हाई पोटेंशियल से करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह आप करंट की डायरेक्शन जितने भी लूप्स है उसमें सेम डायरेक्शन लेंगे। ये भी एक कंडीशन थी KVL की। तो इसमें आपने डायरेक्शन जो ली हुई है ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम पहले इस लूप के लिए बात करेंगे, इस लूप के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। तो उसके लिए आपने देखा था इफ द की इज क्लोज्ड अ करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर where we are to find the under which no current will flow through galvanometer even the key is closed। अगर हम की को क्लोज करते हैं तो हमने इस सर्किट को वेटस्टोन ब्रिज इस तरह अरेंज है, इस तरह इसकी डिवाइस को सेट किया गया है कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है करंट की वो 0 है। ओके, अब हम ज़रा इसकी डेरिवेशन करते हैं कि हम इक्वेशन को कैसे निकालते हैं, आप इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। उसके लिए स्टूडेंट आपने देखा है कि आपके पास ये जो करंट की डायरेक्शन है, जो फोर्थ आपके पास पॉइंट है वो इक्वेशन बनाना है। करंट की डायरेक्शन स्टूडेंट देखें ज़रा इस साइड पे ऐसे, मसलन लूप्स हैं आपके पास A D B A,
इस तरह करंट आपके पास फ्लो कर रहा है। जो आपके पास लूप बन रहे हैं, यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल वी कंसीडर टू लूप्स ए बी डी ए एंड बी सी डी बी एंड assumes clockwise current I1 assumes anti-clockwise current I1 and I2 through the loops। लूप्स में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। हर लूप्स में सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें ज़रा देखें, अगर करंट यहाँ से ए बी डी ए बी में करंट पे पास होगा तो इसमें क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 पे जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर। हमने यहाँ पे ओहम लॉ को अप्लाई क्यों नहीं किया, ये आपने पहले भी स्टडी किया था कि ओहम लॉ को वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे आपके पास सिंगल रेजिस्टेंस हो और सिंगल ही बैटरी हो। लेकिन इसके साथ आप देख सकते हैं कि आपके पास लूप्स हैं और मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस है और मल्टीपल ही बैटरीज हैं तो फिर आप किरचॉफ रूल यूज़ करोगे। ओके, अब हम बात करते हैं करंट 1 की, जो कि इस लूप के अंदर से पास होगा। इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। स्टूडेंट, जैसे ही ये करंट इस रेजिस्टेंस R1 से पास होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करेगा जो कि I1 और R1 होंगे। जब वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो वो माइनस में लिया जाता है। तो आपके पास जो इक्वेशन है ABDA की वो है -I1 R1। ये किस पे है कि जैसे आपका करंट इसके अंदर से पास होगा, इस तरह पास होगा। अब आपके पास दूसरी इक्वेशन है करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर जैसे पास होगा, वहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आपने देखा है RG। स्टूडेंट, जो गैल्वेनोमीटर है ये सेंटर में अटैच है, ठीक है, ये सेंटर में अटैच है। इसमें दो करंट पास हो रहे हैं, दो करंट का डिफरेंस है आएगा, I1 है और -I2 होगा। अगर आप I1 की बात कर रहे हैं तो उसमें से I2 को माइनस कर देना है और इसके साथ गैल्वेनोमीटर लिख देना है। गैल्वेनोमीटर भी एक करंट को लॉस करती है। यहाँ पे करंट लॉस होता है, जहाँ पे करंट लॉस होता है वहाँ पे नेगेटिव लेते हैं, जहाँ पे करंट गेन होता है जो बैटरी है वहाँ पे आप पॉजिटिव लेते हो। तो यहाँ पे लॉस होता है तो आपने I1 - I2 RG लिख दिया। I1 - I2 लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि आप करंट 1 की बात कर रहे हो और -I2 साथ लिख दिया। अगर आप I2 की बात करते तो I2 - I1 लिखते। ओके, साथ RG आ गया। अब हम करंट जो है हमारा यहाँ से रेजिस्टेंस के अंदर से पास होगा, ये ऐसे पास हुआ है। इक्वेशन को तरतीब दे लें का R3 आपके पास, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा लेकिन R3 जो है आपके पास है I1 R3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होंगे। ओके, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड करंट की, जो कि आपके पास लूप है BCDB। यहाँ से जो करंट पास होगा इस तरह। अब अगर बात करते हैं आप लोग R2 की, ठीक है, R2 में जो करंट वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो -I2 R2 होंगे, माइनस अब फिर अब गैल्वेनोमीटर के अंदर से जो करंट पास होगा उसमें आपके पास आएगा। अब I2 - I1 क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर जो करंट का डिफरेंस है, पहले आप I2 की बात करें तो I2 को में से I1 माइनस करोगे और RG वोल्टेज ड्रॉप होंगे, और इसी तरह I2 R4 आपके पास ये इक्वेशन आई। ये भी कॉमन लगी हुई है, इसमें भी आप लिख सकते हो कि आपके पास जो करंट है I2 - I3 होगा, ठीक है। इसी तरह R3 में भी लिख सकते हो, लेकिन ये कैंसिल अप हो जाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बना दी। ओके, अब जब इक्वेशन बन गई हैं, अब आपने ये कंडीशन रखी है, इसको इसी तरह अरेंज किया है ताकि ये बैलेंसिंग हो, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 के पैरेलल हो। तो इसीलिए हमने करंट जो है आपके पास I1 - I2 जो गैल्वेनोमीटर का करंट है I1 - I2 वो इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसकी करंट गैल्वेनोमीटर से पास ही नहीं हो रहा। तो फिर आपने I1 - I2 इज इक्वल टू 0 ले लिया, जो कि अगर I1 को साइड पे ले जाएं तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है। अब आपके पास जो गैल्वेनोमीटर में आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे I1 है तो यहाँ पे आप I1 इज इक्वल टू I2 हो गया, तो यहाँ पे 2 पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसी तरह इस जगह पे आपके पास I2 है -I1 है और I1 की जगह पे भी आप I2 पुट कर दें तो ये जो सेंटर वाला करंट है ये आपके पास जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये करंट 0 हो जाएगा। आपने स्टूडेंट क्या करना है, I2 है, इसकी जगह पे आपने I1 पुट कर देना है। तो आप देखें I1 में से I1 निकालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगी और इसी तरह ये भी 0 हो जाएगी, जो आपने यहाँ पे लिखा कि RG, ये भी इक्वेशन 0 हो गई, ठीक है। तो आपके पास जो रिजल्ट आया है वो आपके पास आता है -I1 R1 -I1 R3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसी तरह आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 बचती है वो आपके पास आती है -I1 R1 इज इक्वल टू I1 R3। ओके, अब जो है इसी तरह इक्वेशन 2 है, उसमें आपने भी क्या करना है, जैसे आपने इक्वेशन नंबर 1 में भी यहाँ पे भी इसको 0 पुट किया है और अपने सेटिंग किया, इक्वेशन नंबर आपने 3 बना लिया है। इसी तरह आपके पास ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है इसमें भी अंदर
करंट की वैल्यू ज़ीरो है पुट की है आपने, सॉरी गैल्वेनोमीटर में जो करंट पास हो रहा है उसकी वैल्यू ज़ीरो पुट की है क्योंकि वो कैंसिल हो जाते थे। तो इसमें भी आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है -I2 R2 इज इक्वल टू I2 R4 आ रहा है। ओके, अब इन इक्वेशंस को आप डिवाइड करोगे, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर 3 है, इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आएगा I1 R1 डिवाइडेड बाई -I2 R2, I1 R3 डिवाइडेड बाई R4। अब स्टूडेंट आपने इक्वेशन में पढ़ा था पीछे गैल्वेनोमीटर में I1 इक्वल टू I2 के इक्वल होता है या I2 इज इक्वल टू I1 के इक्वल होता है। तो इस जगह पे I2 की जगह पे भी आप I1 लिख दें और इस जगह पे भी I2 है, इस जगह पे I1 लिख दें, तो ये करंट जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये वाला I1 I1 से कैंसिल हो जाएगा, ये I1 से I कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो इक्वेशन बचेगी ये वाली बचेगी। ठीक है, ये है R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। ये है आपके पास स्लाइड वार ब्रिज की डेरिवेशन, जिसमें आपके पास 4 रेजिस्टेंस जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ओके, अब हम ज़रा बात करते हैं कि इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। स्लाइड वार ब्रिज को इसको हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, इसमें अगर आप रेजिस्टेंस 4 को अननोन रेजिस्टेंस रख लेते हैं, ठीक है, इसको अननोन रेजिस्टेंस रख लेते हैं, RX कर लेते हैं, तो आपके पास RX इज इक्वल टू आ जाएगा R2 मल्टीप्लाई बाई R3 डिवाइडेड बाई R1। यहाँ से आपने तरतीब दी है, इसको सेटिंग की है मैथमेटिकल असूल से, तो यहाँ से R4 को आपने X रख लिया है, तो इसी तरह आप R2 और R3 और R1 की वैल्यू गिवन होगी, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास जो है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।